हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम एक पेपर को सॉल्व करेंगे। ये मध्य प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम अक्टूबर 2017 का पेपर है। फ्रेंड्स, इस पेपर को व्यापम ने आयोजित किया था। ये ऑनलाइन पेपर हुआ है। अक्टूबर 2017 का जो ये पेपर है, आज हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, इसमें ग्रामर का कैसे क्या प्रयोग किया गया। आइए फ्रेंड, देखते हैं कुछ पूरे पेपर को। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन देखिए, ही वॉज नॉट एकस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली टू गो। उसके बाद खाली स्थान, अ मॉर्निंग वॉक। ही वॉज नॉट एकस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली। एकस्टम्ड का मतलब होता है आदत होना, सुपरिचित होना, यानी उसे आदत नहीं थी। गेटिंग अप यानी उठना, नींद से जागना। अर्ली मतलब होता है जल्दी। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। टू गो जाने के लिए। फॉर अ मॉर्निंग वॉक, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। फ्रेंड्स, गो फॉर लिखा जाता है यहाँ पे। गो फॉर अ वॉक या गो फॉर अ राइड, गो फॉर अ ड्राइव। तो गो के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं यदि इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, वॉक, राइड, ड्राइव। तो सही आंसर फ्रेंड्स आएगा थर्ड नंबर, फॉर। फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें, आवर प्राइजेज आर सब्जेक्ट अ हैवी डिस्काउंट। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के साथ हमेशा टू का ही प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट टू, इसको जोड़ करके लिखा जाता है। यहाँ पे इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होगा कि हमारी कीमतें एक भारी डिस्काउंट की स्थिति में है। यहाँ पे सब्जेक्ट टू का अर्थ निकलेगा स्थिति में होना, दशा में होना। तो आंसर आएगा थर्ड नंबर। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो वी आर प्लीज्ड टू ऑफर इट टू यू। हमको खुशी है इस वस्तु का ऑफर देने के लिए, प्रस्ताव देने के लिए आपको। आ डिस्काउंटेड प्राइस, यानी हमको एक घटी हुई कीमत पर ये वस्तु को आपको देने में खुशी है। तो एट का प्रयोग फ्रेंड्स, प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, इस तरह से जब हम लिखते हैं तो एट का प्रयोग करते हैं हम प्राइस बताने के लिए। तो सही आंसर आएगा ए वाला। हम देखते हैं फ्रेंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन चाइना द बीपीओ सेक्टर। भारत एक कठोर प्रतियोगिता का सामना कर रहा है चीन से बीपीओ सेक्टर में या बीपीओ बिजनेस में। तो आप यहां पे देखें फ्रेंड, तो इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना। भारत एक कड़ी चुनौती का सामना कर रहा है चीन से बीपीओ बिजनेस में। तो सही आंसर आएगा वन वाला, पहला वाला। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो दे वर हैविंग एजेंशियल डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर इन ऑडिटोरियम। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको अर्थ पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ हमको आर्टिकल लगाना है, लेकिन अर्थ के अकॉर्डिंग भी हमको इसको देखना पड़ेगा। नियम अपनी जगह, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में हमको अर्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस का क्या अर्थ निकल रहा है। तो यहां आप देखें तो दे वर हैविंग एन एजेंशियल डिबेट। वे एक अति महत्वपूर्ण बहस कर रहे थे ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के मुद्दे पर। इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में। तो देखिए पहले में एन आएगा। अगर ये आपको क्लियर हो जाए तो चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले एन दिया है। तो अगर एक हम सॉल्व कर लेंगे तो दूसरा अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो सही आंसर आएगा फोर्थ नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो ऑल पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ प्लेन दैट हिट द माउंटेन पेरिस्ड। यानी सारे यात्री और चालक दल जहाज के जो टकराया था पहाड़ से, पेरिस्ड यानी नष्ट हो गए, खत्म हो गए। यानी जहाज के
सारे यात्री और चालक दल जो पहाड़ से टकराया था खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो यहां देखें आप फ्रेंड, तो ऑल द पैसेंजर्स ऑफ द प्लेन, तो यहां पे आप देखें तो दोनों जगह ही द का प्रयोग ही सही माना जाएगा। ऑल के बाद यूजुअली वैसे भी द लगाया जाता है, और यहां किसी निश्चित चीज की बात कर रहे हैं। कौन सा जहाज? जो जहाज पहाड़ से टकराया था, यानी पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। और कौन से यात्री? जो यात्री उस जहाज में बैठे थे। तो यदि आप सही अर्थ पकड़ लेंगे तो यहाँ दोनों जगह ही पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, इसलिए दोनों ही खाली स्थान में हम दा का प्रयोग करेंगे। न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक न्यूयॉर्क आधारित आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल डिजाइन अवार्ड को जीत लिया। फ्रेंड, इसका सही अर्थ निकालें तो एक ऑर्गेनाइजेशन, यहां एक का उच्चारण किया जा रहा है, तो इसलिए पहले वाले में आएगा ए। और जीत लिया इंटरनेशनल डिजाइन अवार्ड, तो सही जो इसमें ऑप्शन आएगा वो तीसरा नंबर आएगा, पहले में ए और दूसरे में द। न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वन द इंटरनेशनल डिजाइन अवार्ड। एक न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन को जीता। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। तो चूज द एप्रोप्रिएट यूजेज टू फिल इन द ब्लैंक, यानी उचित शब्द का प्रयोग करके हमको खाली स्थान को भरना है। ये 4 शब्द दिए गए, इन चारों शब्दों में से हमको देखना है कि इनमें से कौन सा शब्द इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उचित रहेगा, ग्रामेटिकली और अर्थ के हिसाब से, दोनों तरह से। तो आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी, एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद, दे अराइव्ड होम, वे घर पहुंच गए। अब पहला नंबर देखें फ्रेंड, तो लास्टली, लास्टली का मतलब होता है अंतिम, अंतिम रूप से। तो देखिए यहां पे अंतिम रूप से घर पहुंच गए, ये कहना कुछ सही नहीं बैठ रहा। फाइनली का मतलब होता है अंततः, तो यहां पे ये काफी हद तक सही लग रहा है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अगर हम इसको बोलें कि वह कम से कम घर पहुंच गए, तो ये भी यहाँ पे इसका सही अर्थ नहीं बैठ रहा। और फास्टली फ्रेंड्स कोई वर्ड होता ही नहीं है, फास्ट लिखा जाता है, फास्टली कभी भी नहीं लिखा जाता। तो चारों के अर्थ देखें तो आप यहाँ पे सबसे सुटेबल आंसर है दूसरा वाला, फाइनली। आफ्टर ए लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी दे अराइव्ड होम फाइनली, अंततः वह घर पहुंच गए। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी हमको वो ऑप्शन चुनना है जो इस सेंटेंस को बेस्ट ट्रांसफॉर्म करता है, यानी इस सेंटेंस के अर्थ को ना बदलते हुए इस सेंटेंस के रूप को बदल दिया जाए। किसी भी कंडीशन में सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, और जो दूसरा सेंटेंस बनेगा इसकी ग्रामेटिकली भी ये सही होना चाहिए। तो पहले तो हम इस सेंटेंस को देखते हैं। बीइंग ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स ही हैड नो टाइम टू मीट अस, महत्वपूर्ण मामलों में उलझा होने के कारण उसके पास हमसे मिलने का समय नहीं था। यहां बीइंग ऑक्यूपाइड, ये फ्रेंड पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं, और ये दूसरा सेंटेंस है। महत्वपूर्ण मामलों में उलझा होने के कारण उसके पास हमसे मिलने का समय नहीं था। पहला ऑप्शन देखें फ्रेंड, तो ही वॉज सो ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट ही हैड नो टाइम टू मीट अस, वह महत्वपूर्ण मामलों में इतना उलझा हुआ था कि उसके पास हमसे मिलने का समय नहीं था। यहाँ सो दैट का प्रयोग कर रहे हैं, और ये ग्रामेटिकली भी पूरा सही लग रहा है। आगे हम देखते हैं, वैसे ये आंसर सही है। दूसरा देखें तो ही वॉज मच ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर सो ओनली ही हैड नो टाइम। यहाँ देखिए मच और सो ओनली का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और इसका अर्थ भी सही नहीं निकल रहा, इसलिए ये गलत है। तीसरा देखें तो बीइंग ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स, महत्वपूर्ण मामलों में उलझा होने के कारण, वी हैड नो टाइम,
देखिए यहाँ कह रहे हैं उसके पास हमारे लिए समय नहीं था, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास उसके लिए समय नहीं था, तो ये अर्थ बदल रहा है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो देखिए फ्रेंड, तो इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑक्यूपाइड हिम सो दैट, महत्वपूर्ण मामलों ने उसे उलझा लिया ताकि ही कुड नॉट सी अस, ताकि वह हमसे नहीं मिल सके। तो महत्वपूर्ण मामले थोड़ी किसी को उलझाते हैं फ्रेंड्स, कोई निर्जीव वस्तु काम नहीं कर सकती। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर आएगा पहला वाला, जो ग्रामेटिकली भी सही है और अर्थ के हिसाब से भी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए हमें वर्ब के उचित रूप का प्रयोग करना है। फ्रेंड क्वेश्चन देखें, व्हेन आई वाज लर्निंग टू ड्राइव, जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था, कॉमा लगा दिया, इसके बाद ये सेंटेंस यानी यहां तक खत्म हो गया। माई डैड लेट मी हिज कार। फ्रेंड्स वर्ब के कई वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूं, पॉजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें लेट का प्रयोग करते हैं। लेट के बाद मी जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम करेगा, और लेट के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि जब भी कभी लेट आ रहा है और इसके बाद कभी वर्ब का प्रयोग करना है, तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो ये सही आंसर आएगा सेकंड वाला। व्हेन आई वाज लर्निंग टू ड्राइव, जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था, मेरे पिता ने मुझे अपनी कार चलाने दी। लेट का अर्थ निकलता है खाने दिया, जाने दिया, सोने दिया, खाने दो, जाने दो, सोने दो, इस तरह से अर्थ निकलता है, क्योंकि ये पास्ट में, तो यहाँ अर्थ निकलेगा मेरे पिता ने मुझे अपनी कार चलाने दी। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको वर्ब के उचित रूप का प्रयोग करना है, यानी हमको मेन चीज यहाँ पे अर्थ को देखना है। ही वॉज ₹1000 फॉर ड्रंकन ड्राइविंग, उसे शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो देखिए फ्रेंड, चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना, पेनलाइज्ड का मतलब होता है सजा देना, बुग्ड का मतलब होता है गिरफ्तार कर लेना, और यहां हम कह रहे हैं कि उसे 1000 का जुर्माना लगाया गया। तो फाइन का अर्थ जुर्माना लगाना ही होता है। ये वर्ब की अपन यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, तो सही आंसर आएगा थर्ड। हम देखते हैं फ्रेंड 12 नंबर क्वेश्चन, आई एम रियली क्वाइट लॉस्ट इन दिस मैजे ऑफ लेंस। मैं वास्तव में पूरी तरह से खो चुका हूं इस मैजे ऑफ लेंस। देखिए मैजे मतलब होता है भूल भुलैया, लेंस मतलब होता है गलियां। मैं इन गलियों की भूल भुलैया में पूरी तरह से खो चुका हूं। ये सेंटेंस आप देखिए फुल स्टॉप लग रहा है, यानी सेंटेंस यहां खत्म हो गया। यू माइंड मी शोइंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर। यू माइंड, देखिए फ्रेंड माइंड के साथ आप मोस्टली ध्यान रखिए कि वुड का ही प्रयोग किया जाता है। वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे? शोइंग मी, मुझे दिखाने में। हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर, यहां से बाहर कैसे निकला जाए। तो सही आंसर आएगा वुड। फ्रेंड्स हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। यहां हमें एडवर्ब के उचित रूप का प्रयोग करना है सेंटेंस को सही करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन में पिछले एसआई का पेपर जो सॉल्व कराया था उसमें भी मैं आपको बता चुका हूं, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ हमको एडवर्ब के उचित रूप का प्रयोग करने का कह रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों ही एडवर्ब हैं। तो एक्चुअल में ये कहना चाहते हैं कि हमको उचित शब्द वो देखना है जिसका अर्थ इस सेंटेंस के हिसाब से सही है, यानी हमको यहाँ पे ग्रामर नहीं देखना है, यहाँ हमको केवल और केवल वोकेबलरी को देखना है, यानी कि कौन से शब्द का अर्थ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पूरी तरह से सही है। तो ही इज एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी, वह यात्रा से थक गया है।
तो यात्रा से थक गया है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ही इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी। वह यात्रा के कारण पूरी तरह से थक चुका है। कंप्लीटली मतलब होता है पूर्ण रूप से। एंटायरली का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, यानी जब व्यापक रूप से हम कहते हैं तो एंटायरली को लिखा जाता है। एंटायरली और होली का प्रयोग एक जैसे होता है फ्रेंड, तो ये दोनों ही गलत है, ये दोनों नहीं आ सकते। इम्पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से, तो ये दोनों ही तीनों यहाँ पे अर्थ के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठ रहे हैं। सही आंसर आएगा कंप्लीट। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे भी हमको एडवर्ब के उचित रूप का प्रयोग करना सेंटेंस को सही करने के लिए। तो द रूम वाज डेकोरेटेड फॉर द वेडिंग। शादी, वेडिंग यानी शादी, शादी के लिए कमरा सजाया गया था। अब देखिए ग्रेटली का मतलब होता है महान रूप से। यहाँ पे आप देखिए कमरे को महानता पूर्वक सजाया गया था, ये बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा। एनिग्मेटली का मतलब होता है पजलिंग, यानी दुविधापूर्ण, पहली नुमा रूप से, ये भी गलत है। स्कार्सली का मतलब होता है कमिंग, आंशिक, आंशिक। तो यहाँ पे केवल हमको अर्थ देखना है। द रूम वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली फॉर द वेडिंग। कमरे को शादी के लिए सुंदरता पूर्वक सजाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के उचित रूप को हमको चुनना है। जैसे इसके पहले हमने देखे वर्ब का उचित रूप, एडवर्ब का उचित रूप, यहाँ पे हमको एडजेक्टिव का करेक्ट फॉर्म चुनना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सारे ही एडजेक्टिव हैं। यहाँ पे हमको केवल अर्थ देखना है, ये क्वेश्चन में ग्रामर का कोई लेना देना नहीं। अ मैन हु इज श्योर टू सक्सीड, एक व्यक्ति जो है निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिजीनस का मतलब होता है स्वदेशी। अगर व्यक्ति स्वदेशी है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। इंडस्ट्रियल का अर्थ होता है औद्योगिक, औद्योगिक जहां उद्योग लगे होते हैं, जहां फैक्ट्रियां लगी होती हैं, ये भी गलत है। इंडस्ट्रियलाइज का भी यही अर्थ होता है औद्योगिकरण करना, ये भी गलत है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। तो ये आप देखें तो यहाँ पे अर्थ के अकॉर्डिंग यही सही बैठ रहा है। एक व्यक्ति जो मेहनती है, परिश्रमी है, वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो इसमें भी सेम उसी तरह का है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। शी यूजेज अ लॉजिकल मेथड ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स। वह प्रयोग करती है एक तार्किक विधि सोचने की, विचार करने की। इन ऑर्डर टू इसका मतलब होता है के लिए। अंडरस्टैंड थिंग्स, वह एक तार्किक विधि का प्रयोग करती है चीजों को समझने के लिए, विचार करने के लिए। शी इज वेरी, वह बहुत है। अब बहुत है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो आइडियलिस्टिक यानी होता है आदर्शवादी। यहाँ पे हम बात करें कि वो लॉजिकली सोचती है, यानी तार्किक रूप से विचार करती है किसी चीज पर। तो आदर्श वाली कोई स्थिति यहाँ पे नहीं है। ओरिजिनल मतलब होता है वास्तविक, तो ये भी सही नहीं है। प्रैक्टिकल मतलब होता है व्यवहारिक, तो ये कुछ हद तक सही हो सकता है। एनालिटिकल मतलब होता है विश्लेषणवादी, ऐसा व्यक्ति जो तर्क से चीजों को देखता है, जो अपने तर्क बुद्धि से चीजों को परख करता है। तो यहाँ सही आंसर फ्रेंड्स बैठ रहा है एनालिटिकली। शी इज वेरी एनालिटिकल। 17 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है आइडियम फ्रेजेस से रिलेटेड आइडियोमेटिक यूजेज जो होते हैं, जिनको बात को कहने का एक तरीका होता है, इसको हमको देखना है। रनिंग एट फुल स्पीड, यानी पूरी तेज गति से दौड़ने के कारण ही गॉट आउट ऑफ ब्रेथ। फ्रेंड, गेट आउट ऑफ ब्रेथ ये आइडियम होता है। गेट आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है सांस से उखड़ जाना, हाफ जाना। जैसे हम कहते हैं बहुत तेज दौड़ने के कारण उसको हाफने लगा, वो हाफ ही आ गई,
उसकी सांसें उखड़ गई। तो ये फ्रेज है, आइडियम है, ये आपको याद ही होंगे तो ही आप कर सकते हैं। गेट आउट ऑफ ब्रेथ, ये तीसरा नंबर सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने 17 नंबर पे अभी किया। द फ्लैम्स स्प्रेड इन ऑल। फ्लैम्स का मतलब होता है आग की ज्वालाएं, आग भी कह सकते हैं, यानी आग फैल गई। इन ऑल, तो इन ऑल के हिसाब से आप देखिए तो यहां डायरेक्शन ही सही बैठ रहा है। इन ऑल डायरेक्शंस, आग सभी दिशाओं में फैल गई। अब देखिए मैनर्स का मतलब होता है तमीज, सलीका, तो यहां तो ये बिल्कुल नहीं आ सकता। वेज का मतलब होता है रास्ते, तरीके, ये भी यहां नहीं बैठ रहा। प्लेसेस मतलब होता है स्थान, तो यहां पे ये भी ज्यादा सूटेबल नहीं है। सही आएगा 4 नंबर डायरेक्शंस। हम देखते हैं फ्रेंड 19 नंबर क्वेश्चन, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। यहां हमको टेंस के उचित रूप को देखना है कि सेंटेंस में टेंस का कौन सा उचित रूप आना चाहिए। तो अक्षय अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, टेंस से रिलेटेड वीडियो मैं आपको डाल चुका हूं फ्रेंड्स। अगर एवरी के साथ जोड़ करके किसी भी शब्द को लिख रहे हैं, जैसे एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी संडे, एवरी नाइट, तो आप ध्यान रखिए कि ये सेंटेंस निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखा जाता है। ये टेंस के नियम होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अर्थ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अक्षय यहाँ पे क्योंकि एक वचन है तो इसलिए गेट में यहाँ एस भी लगा हुआ है, तो सही आंसर आएगा 4। अक्षय हर सुबह 6 बजे उठता है। हर सुबह उठता है यानी वर्तमान की आदत को बतलाया जा रहा है, और वर्तमान की आदत को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। यहां पे भी हमको टेंस के उचित रूप को चुनना है। तो सेंटेंस देखिए, तो वी आवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड। फ्रेंड्स ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में कराए। यहां आप देखिए तो व्हेन यू कॉल्ड, ये दूसरा सेंटेंस जो है, जब आपने फोन किया, तो जब पास्ट की 2 घटनाओं का वर्णन हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल्ड क्योंकि सेकंड फॉर्म है, इससे समझ में आ रहा है सेंटेंस पास्ट में लिखा जा रहा है। तो पास्ट की कोई 2 ऐसी घटनाएं जिनमें से एक घटना चल रही थी और उसी दौरान दूसरी घटना हुई, तो दूसरी घटना को लिखते हैं पास्ट इंडेफिनाइट में, और जो पहली घटना चल रही थी उसे हम लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ आप सेंटेंस का अर्थ देखिए तो हम भोजन कर रहे थे जब आपने फोन किया, यानी ये घटना चल रही थी कि हम भोजन कर रहे थे और उसी दौरान दूसरी घटना हुई, आपने फोन किया। तो जो घटना चल रही थी उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। तो यहां आप देखें तो वी क्योंकि बहुवचन है इसलिए 4th नंबर आंसर सही होगा। वी वर हैविंग आवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको टेंस के उचित रूप को चुनना है। सेंटेंस देखिए, हु इज द गर्ल, कौन थी वह लड़की, हु यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट, जिसने आपको कल रात को सिनेमा में। कौन थी वह लड़की, देखिए पहले वाले हु का अर्थ निकलेगा कौन, और दूसरे का अर्थ निकलेगा जिसने। कौन थी वो लड़की जिसने आपको सिनेमा में कल रात को पहचान लिया। रिकॉग्नाइज यानी होता है पहचान लेना। अब हमको देखना है फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। यहां आप देखिए लास्ट प्लस कोई वर्ड यदि आ रहा है, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, तो आप ध्यान रखिए कि लास्ट प्लस कोई भी शब्द यदि आ रहा है तो वो सेंटेंस निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनाइट में लिखा जाता है। पास्ट इंडेफिनाइट का अर्थ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसलिए आंसर आएगा 4th नंबर। हु इज द गर्ल हु रिकॉग्नाइज्ड यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट, वो लड़की कौन थी जिसने आपको कल रात को सिनेमा में पहचान लिया। 22 नंबर देखें फ्रेंड, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहां पे भी हमको सेम उसी तरह से टेंस के उचित रूप को चुनना है। तो आई कम फ्रॉम केरला। अब देखिए फ्रेंड ये फ्रेज है,
कम फ्रॉम का मतलब होता है किसी व्यक्ति के नेटिव प्लेस को जब हम बताते हैं तो कम फ्रॉम लिखा जाता है। कम फ्रॉम का मतलब होता है वो व्यक्ति वहां का रहने वाला है। तो आई कम फ्रॉम केरला का मतलब है कि मैं केरला का रहने वाला हूं। अब ये बात चल रही प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जैसे मैं केरला का रहने वाला हूं, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, वेयर आ रहा है और बात प्रेजेंट में चल रही है, तो इससे आपको समझ में जाएगा कि आंसर 4th नंबर आएगा। वेयर डू यू कम फ्रॉम यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, सही आंसर आएगा 4th। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए सबसे उचित डिटरमाइनर का प्रयोग। तो देखिए फ्रेंड, डू यू वांट ग्लास ऑफ मिल्क, क्या आप चाहते हैं ग्लास ऑफ मिल्क। अब यहां देखिए ग्लास क्या है, यहाँ पे ये ग्लास जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सबसे पहले हमको ये देखना है खाली स्थान के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ग्लास को हम गिन सकते हैं, जो पानी पीने का या दूध पीने का जो ग्लास होता है इसको गिना जा सकता है, ये काउंटेबल नाउन है। तो देखिए मैनी के बाद प्लूरल नाउन आती है, जबकि यहाँ पे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी मैनी नहीं आएगा। मोर का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री के रूप में करते हैं और इसके बाद देन आता है। यहाँ पे ना तो कोई तुलना हो रही है, ना यहाँ पे इसके बाद कहीं देन लिखा हुआ है, तो मोर नहीं आ सकता। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, तो यहाँ आप देखें तो क्या आप प्रत्येक गिलास चाहते हैं, ये कहना कहीं भी अर्थ के हिसाब से उचित नहीं बैठ रहा। अनादर का अर्थ होता है एक और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आती है। तो फ्रेंड्स सही अर्थ और ग्रामर दोनों के हिसाब से देखें तो अनादर ही यहाँ पे सूटेबल बैठ रहा है। डू यू वांट अनादर ग्लास ऑफ मिल्क, क्या आप एक गिलास दूध और चाहते हैं, एक और। 24 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर। यहाँ पे भी हमको मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर को चुनना है। तो फ्रेंड देखें सेंटेंस को, डायरेक्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, यानी डायरेक्टरों ने त्याग पत्र दे दिया विरोध के रूप में। अगेंस्ट द सीईओज ऑटोक्रेटिक वेज, सीईओ के तानाशाही रवैये के विरोध में। सीईओ के तानाशाही रवैये के खिलाफ विरोध स्वरूप डायरेक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। ये तो हो गया फ्रेंड इसका अर्थ। हम इसको ग्रामेटिकली देखते हैं। तो फ्रेंड इसका अर्थ तो हमने देख लिया, अब इसको ग्रामेटिकली देखते हैं। तो यहाँ देखिए तो खालिस्तान के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है, डायरेक्टर्स लिखा है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अनादर के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है, तो ये तो आ नहीं सकता यहाँ पे। एवरी के बाद भी सिंगुलर नाउन आती है, ईच के बाद भी केवल सिंगुलर नाउन आती है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में से कोई सा नहीं आ सकता, केवल के बाद ही फ्रेंड्स हम बहुवचन नाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आंसर आएगा चौथा नंबर। सेवरल डायरेक्टर्स यानी कई डायरेक्टरों ने रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया सीईओ के तानाशाही रवैये के विरोध में। 25 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, तो इट वाज इम्पॉसिबल टास्क फॉर हर टू क्लाइम द स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विद अर्थराइटिक नी। इस तरह के सेंटेंस में फ्रेंड यदि आप अर्थ नहीं निकाल सकते तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत कठिन है, लगभग इम्पॉसिबल है। यहां हम देखें तो यह उसके लिए एक असंभव कार्य था। टू क्लाइम चढ़ना, द स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों की सीधी चढ़ाई। स्टेयर्स यानी होता है सीढ़ियां, जीने। जब जीने बिल्कुल खड़े जीने होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्टीप फ्लाइट। यह उसके लिए एक असंभव कार्य था, जीनों या सीढ़ियों के सीधी चढ़ाई को चढ़ना। विद अर्थराइटिक नी, एक अर्थराइटिक घुटने के साथ। अर्थराइटिक मतलब होता है गठिया बाय, एक गठिया बाय से ग्रसित घुटने के साथ। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह अर्थ निकल रहा है, एक असंभव कार्य, एक अर्थराइटिक नी। और यहां देखिए आप तो आई, यह स्वर आ रहा है इम्पॉसिबल।
अर्थराइटिक, दोनों में स्वर आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन में एन आएगा। इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर हर टू क्लाइम द स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विद एन अर्थराइटिक नी, तो सही आंसर आएगा पहला वाला। फ्रेंड्स, ये जो पेपर है इसमें 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हिंदी के और 30 के आते हैं इंग्लिश के। तो ये 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, बाकी के जो 5 क्वेश्चन है उसमें पैसेज को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड, ये वीडियो हम 2 पार्ट में करेंगे, इस पेपर को हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो। बाकी के जो 5 क्वेश्चन यानी पैसेज जो है इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पैसेज और बाकी के 5 क्वेश्चन के लिए आप अगला वीडियो का इंतज़ार करें। फ्रेंड्स, अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, अपने दोस्तों को बताइए और आप भी इन वीडियो को बार बार देखिए ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ। फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फॉर डिटेल्ड स्टडी यू कैन कॉन्टैक्ट टू अवर कोचिंग सेंटर। The address and phone number of coaching center you can see on your screen. Thank you very much for watching. अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।